मेरे प्यारे विद्वान साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज जो हम लोग टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह क्लास 10th ट्रैगोनोमेट्री और यानी कि लगभग सभी चैप्टर का इसमें सवाल देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, काफी टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ आगामी बोर्ड परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछेंगे वो तमाम तरह का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए, अब यहाँ देख रहे हैं टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना है बाबू, 15 है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है यदि आंकड़ा दिया हुआ है x 3 4 और 5 का माध्य माध्य का मान, कहने का मतलब है ये देखिए माध्य का मान कितना दिया हुआ है, 4 है। कह रहा माध्य 4 है तो उसमें से x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं माध्य बराबर फॉर्मूला। माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वह आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आप लोग ध्यान देंगे, जो स्टूडेंट कॉपी कलम नहीं लिए हैं वह कॉपी कलम ले लें, ठीक है, ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं उस चीज़ों को नोट कर सकें, क्योंकि ऑफलाइन के अंदाज में आप चीज़ों को समझिएगा बाबू, ठीक है। क्योंकि मैथ है, जब तक आप इसको लिखिएगा नहीं, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, सवाल रहेगा तभी तो आप बनाइएगा। तो माध्य का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ा क्या है, x है, 3 है, 4 है और 5 बटे टोटल संख्या क्या हुआ, 1 2 3 4, 4 से लगा दीजिए भाग, नहीं कुछ तो 1 4। अब जोड़िए इसको, 4 3 7 7 5 12, x प्लस 12 बटे एक को इतना से भाग देंगे, एक गुना करेंगे, कोना कोने गुना होगा, 1 गुना x प्लस 12, x प्लस 12 4 चौके 16। तो x बराबर होगी आपका क्या, 16। ये प्लस में 12 है, उधर जाएगा -12, तो x बराबर 4। इसी का तो हमको मान पूछा गया था। चलिए, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर हम चाहेंगे कि आप कॉपी पर नोट करें बेहतर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात। और आपको हम पढ़ा करके रखे थे कि आप याद कीजिएगा साइन थीटा और कोस थीटा ये दोनों बराबर होता था जब एंगल का मान 45 डिग्री होता था। याद कीजिए, आपको पढ़ाए थे साइन 45 का भी मान 1/√2 होता था और कोस 45 का भी मान 1/√2 होता था। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जब 1/√2 बराबर तो साइन 45 कोस 45 बराबर, है ना। तो कहने का मतलब साइन और 45 ये बराबर तभी होता था जब थीटा का मान 45 होता था। या तो आप ऐसे समझिए थीटा का मान 45 है तो यहाँ रखिए 45, टेन 45 का मान 1 होगा। या इसको बाय प्रोसेस से आप बनाना चाहते हैं तो बाय प्रोसेस से भी बनेगा। कुछ नहीं करना है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, नहीं कुछ तो गुना में 1 है ना इसके साथ, क्योंकि एक मनचाहा नंबर है, किसी के साथ गुना कर दें भाग लगा दें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो साइन, अब ये कोस गुना में इधर आएगा बटे में, बराबर 1, साइन बाय कोस 10, डायरेक्ट मान निकल गया, टेन थीटा बराबर 1। यही तो पूछा था कि टेन थीटा का मान कितना है टेन थीटा का मान बताइए 1। एकदम बहुत बेहतरीन सवाल है। यहाँ फॉर्मूला काम किया बाबू, साइन बाय कोस 10 होता है, याद रखिएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बहुत अहम योगदान निभाएगा, ठीक है, आपके सवालों को बनाने में। इसीलिए सवाल तभी बन पाएगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा, और वो फॉर्मूला आपको याद करने से आपको याद नहीं होगा, सवाल को प्रैक्टिस करने से याद होगा, है ना। अब जितना अच्छा से पढ़ेंगे, जितना बार बार आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिक है आपका फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा, तब हटने वाला नहीं है। और रटा हुआ चीज आपका दिमाग में हट सकता है, लेकिन बैठा हुआ चीज, प्रैक्टिस किया हुआ चीज दिमाग में कभी नहीं हटता। साइकिल चलाने जानते हैं, क्यों, खूब साइकिल चलाए हैं, प्रैक्टिस हो गया इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कह रहा है पी, प्रयोक्ता का ये सूत्र हुआ बाबू पी और प्लस पीई डैश। कहने का मतलब ये पी मतलब प्रयोक्ता है, ये पी डैश मतलब प्रयोक्ता नहीं है। तो पी प्लस पी डैश प्रयोक्ता नहीं होने की घटना होता है 1 माइनस पी। ये चीज साफ हो गया, बराबर कितना बचा आपका 1, ये हो गया आंसर। और हम इस प्रयोक्ता संबंधी कुछ मुख्य मुख्य बात करना चाहेंगे। प्रयोक्ता का सूत्र होता है पी बराबर एन ई बाय एन एस, एन ई बाय एन एस, ठीक है। घटना के संभावित परिणामों की संख्या बटे घटना के टोटल संभावित परिणामों की संख्या, उसी को हम लोग कहते हैं प्रयोक्ता। और प्रयोक्ता का जो मान होता है वो सदैव 0 और 1 के बीच होता है।
असंभव घटना की प्रयोक्ता 0 होती है, निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1 होती है, और प्रयोक्ता का मान जो रेंज होता है ना वो 0 से लेकर के 1 के बीच होता है। ठीक है, निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1, असंभव घटना की प्रयोक्ता 0। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि बताइए निश्चित घटना की प्रयोक्ता कितनी होती है, 1 होती है, असंभव घटना की प्रयोक्ता 0। असंभव घटना किसे कहेंगे सर? जो घटना घटित ही ना हो, ऐसे घटना को असंभव घटना कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कोस 60 डिग्री 30 डिग्री 60 साइन 30। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि सर हमको मान पता होना चाहिए। हाँ, मान पता होने से भी आपका नहीं बनेगा जब तक कि आपको कैलकुलेशन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन का भी खेला है। ठीक है, मान होने के साथ साथ आपका बेसिक कितना मजबूत है ये इस सवाल में पता चलेगा। ठीक है, आइए कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, कुछ नहीं करना है, गुना का चिन्ह है। अब बताइए कोस 30 का मान होता है बाबू रे √3/2, प्लस का चिन्ह है, प्लस दिए। साइन 60 का मान होता है बाबू रे √3/2, फिर cos 30 का मान होता है 1/2, कुछ नहीं करना है, ऊपर ऊपर गुना करना है, ऊपर ऊपर गुना करना है। √3 गुना 1 √3 होगा, 2 दूनी 4 होगा, प्लस √3 गुना 1 √3 होगा, 2 दूनी 4 होगा। अब यहाँ पर आप भिन्न का जोड़ लीजिए, 4 4 का एलसीएम 4 ही होता है, 4 को 4 से भाग 1, 1 गुना √3 प्लस का चिन्ह है, प्लस दिए, 4 4 खत्म, √3 काय गो √3 जी, 2 गो √3 हो गया बटे 4। यहीं पर थोड़ा जोड़ने के लिए समझना होगा आपको, √3 प्लस √3, बहुत बच्चा लिख देगा सर 6 हो गया, नहीं बाबू रे गलत है ये बात। ठीक है, √3 प्लस √3 2 गो √3 होता है ना। बोलो समझ में आई बात? यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। 2 दूनी 4, बचा कितना 2, यानी कि √3/2 इसका आंसर हो गया, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए आप लोग। ठीक है, हम हट जाते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर आप अपनी राय विचार अवश्य दें कमेंट के माध्यम से। अगर किसी प्रकार का डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट अवश्य करेंगे। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि कि हम जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके कि हाँ सर वीडियो डाल चुके हैं और हमको देखना है और पढ़ना है कि नहीं। और नए मेहमान साथी अगर जो भी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच अवश्य शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है 2tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर भी आपका वैल्यू पुट करना है, मान रखना है। तो 2 गुना 10, 30 का मान कितना होता है बाबू रे 1/√3 होता है। चलिए अब यहाँ पर समझिए 1 माइनस, देखिए यहाँ 10 स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, इसका मान दर के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 30 का मान 1/√3 स्क्वायर। अब यहाँ मुख्य बात तो ये समझने वाली ये बात है, जरा ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या पर अगर रूट लगा रहे, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, यानी कि डायरेक्ट अंदर वाला चीज बचेगा। ये चीज दिमाग में होना चाहिए। कोई भी संख्या है अगर उस पर रूट चढ़ा है और अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो नियम ये कह रहा है कि अगर स्क्वायर खत्म होता है तो रूट भी खत्म हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर 2 गुना 1 कितना होगा बाबू रे 2 होगा बटे कुछ तो नहीं 1 माइनस, अभी तुरंत हम बता चुके हैं अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया। अब बताएं नीचे, अभी स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, 3 का स्क्वायर खत्म हो गया, इधर से 3 का रूट खत्म, बचा 3 न कुछ तो नीचा में 1। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ काम करेगा आपका। ठीक है, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2 बटे ऊपर क्या है बाबू रे 2/√3, फिर बड़का बटे यहाँ से ये वाला बटे यहाँ जो बराबर का चिन्ह है ना। ठीक है, आ जाइए अब एलसीएम लीजिए, 3 3 माइनस 1, 2/√3 बटे 3 में से 1 गया 2, 2/3। अब बताइए 4 बटे नीचे वाला ऊपर जाएगा, 2/√3 गुना, अब ये 3 ऊपर चले गया बचा 2, ये 2 2 खत्म हो गया बाबू। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सा समझने वाली बात है, √3, अब नीचे में √3 हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुरंत परिमेयकरण करेंगे, है ना। 3 गुना √3 3√3 बटे √3 गुना √3 9, 9 का वर्गमूल 3, डायरेक्ट 3 3 खत्म, यानी कि √3। नीचे जब भी कोई भी नीचे में अगर रूट रहे तो उसको हमेशा परिमेयकरण करना है ना, जो कि आप 9th में पढ़े होंगे। 1/√7 का परिमेयकरण कीजिए, क्या करते थे नीचे वाला चीज से गुना करते थे, नीचे वाला चीज से भाग करते थे। अब ऊपर को ऊपर से गुना, नीचे को नीचे से गुना, √7 बटे √7 गुना √7 यानी कि 7, है ना। तो वही चीज हम यहाँ पर क्या किए बाबू, परिमेयकरण किए, है ना। तो ये बेसिक पता होना चाहिए, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी चैप्टर आ रहा है उसका जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है ना, उस पर भी पकड़ बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छा कर सकते हैं मैथ में। नेक्स्ट यहाँ पर tan थीटा बराबर √3 है, तो यहाँ से कह रहा है ये थीटा का मान निकालने के लिए। अब यहाँ से देखिए जरा गौर कीजिए, इस थीटा का मान हम कैसे निकाल सकते हैं।
सर थीटा का मान कैसे निकालिएगा आप? बोलिए सर इस यहाँ से ये 10 खत्म कर दीजिए। क्या अपने मन से 10 को मिटा दें या काट दें? नहीं, तो 10 कटेगा कैसे? यहाँ से 10 लुप्त होगा कैसे? यहाँ से 10 खत्म होगा कैसे? सर उसका क्या तरीका है? हम एक फॉर्मूला पढ़ा चुके थे। अब बताइए फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर 10 अल्फा, 10 अल्फा, तब यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल बराबर होता है, तो देन थीटा बराबर अल्फा। कहने का मतलब ये है, ये 10 और ये 10 लुप्त हो जाता है, कट जाता है, लेकिन दरअसल इसको काट के हमको दिखाना नहीं है, दिखाया नहीं जाता है, ये लुप्त हो जाता है, ऐसा फॉर्मूला है ना। तो यहाँ का एंगल बचता है और यहाँ का एंगल बचता है, तो यहाँ से सर ये तो 10 खत्म होगा, लेकिन ये 10 तभी खत्म होगा जब ये साइड भी 10 रहेगा, तभी तो खत्म होगा। तो क्या इस साइड 10 है? सर तो 10 नहीं है। अरे 10 नहीं है, जरा तीसरा आंख खोल के देखिए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सर 10 10 60 डिग्री का जब मान √3 होता है, तो क्या √3 के बदले 10 60 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? उल्टा नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? जब दिन का विलोम रात होता है तो रात का विलोम तो दिन होगा, है ना। अब यहाँ √3 के बदले क्या 10 60 दे दें? चलिए 10 60 दे दे, मेरा काम बन गया। इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10 लुप्त हो गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आया होगा। दरअसल यही तो पूछ रहा है कि थीटा का मान बताइए, तो थीटा का मान 60 डिग्री है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत आसानी से आप समझ चुके होंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदु दिया गया और हम आपको फॉर्मूला पढ़ा करके रखे हैं बाबू, दो बिंदु ए और बी है, इसकी बीच की दूरी, सबसे पहले इसका नियामक होता है x1 y1, उसके बाद इसका नियामक होता है x2 y2, और इसके अगर बीच की दूरी की अगर हम लोग बात करते हैं, बीच की दूरी बराबर, ठीक है, कुछ नहीं करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल। अब थोड़ा सा आपको ये पकड़ने के लिए आना चाहिए कि सर कौन x1 है। देखिए बाबू, जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है ये x1 y1, क्योंकि फर्स्ट में हमेशा x का मान होता है, दूसरा में हमेशा y का मान रहता है, याद रखिए। पहला x होगा, दूसरा y होगा, ठीक है। पहले मान को हम x अक्ष पर बैठाते हैं, फिर मान को y अक्ष में बैठाते हैं, इसीलिए पहले x होता है तब दूसरा y होता है। अगर आप देखिएगा बिंदु, तो ये x है, लेकिन ये y है, लेकिन ये पहला पॉइंट है होने के कारण ये 1 1 1 1, फिर ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, x1 का मान कितना हो गया 2, ठीक है, x1 का मान 2। फिर देखिए y1 का मान कितना होगा बाबू रे, ये x1 ये y1 3, फिर x2 का मान कितना है यहाँ 4, और y1 का मान y2 का मान कितना है बाबू रे 1। अब यहाँ रखिए x2 का मान रखिए 4 माइनस x1 का मान यहाँ 2 होल स्क्वायर, y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 3 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 गया 2 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 गया -2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, 2 दूनी 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, √8। जब इसको अगर तोड़िएगा √8, 4 2 दूनी 4, है ना। तोड़िए इसको, 2 × 2, नियम कह रहा है जोड़ा लगेगा वो बाहर होगा, क्योंकि वर्गमूल में जोड़ा, ये √2 अकेला बच गया, इसीलिए रूट में रह गया। मात्रक आंसर, बोलिए समझ में आया बात। तो ये 7 नंबर प्रश्न आपका क्लियर हो चुका है ना। लेकिन अगर आप मान लीजिए ये सवाल आपका ऑब्जेक्टिव है, सवाल आपका ऑब्जेक्टिव है, अगर आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसको अगर बना रहे हैं, तो ये सारा चीज आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये दिमाग रखना है कि ऑब्जेक्टिव को कैसे सोल्व किया जाए। कम से कम मेरा तरीका, हम लोग जब पढ़ते थे हम लोग कैसे बनाते, का अप्लाई आपको भी करना होगा, कि ताकि मेरा टाइम बचे, क्योंकि मैथ के दिन ऐसा सुनने के लिए मिलता है, सुनने के लिए क्या मिलता है, हम लोगों के साथ भी हुआ करता था, ठीक है, कि मैथ में टाइम बहुत कम बचता है, कैलकुलेशन वाला चीज है, और मान लीजिए हम लोग का उतना प्रैक्टिस नहीं रहता मैथ में, जिसके कारण जो है सोल्व करते करते अच्छा खासा टाइम लग जाता है, और वो मार्कशीट रंगाना पड़ता है, साथ ही साथ कई सारे सरकारी कामकाज होते हैं, कई जगह सिग्नेचर होता है, कई जगह फॉर्म भराया जाता है ना, तो उस सब में भी टाइम अच्छा खासा ले लेता है ना। तो जिसके कारण जो है मैथ में खास करके टाइम कम बचता है। इसके लिए अगर आपको डायरेक्ट इसको सोल्व करना है, अगर ऑब्जेक्टिव के तौर पर अगर ये प्रश्न पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है बस। अगर बीच की दूरी कह रहा है, कुछ नहीं करना, इसमें इसको घटा देना है, या इसमें इसको भी घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव का खेला खत्म हो जाएगा। 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, और अंडर 8, 8 का वर्गमूल, इतना ही, इतना में ही बन जाएगा।
बस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये x1 है, ये x2 है, तो इतना में से इतना घटता है, फिर इतना में से इतना घटता है, पहलकी को पहलकी से घटाएंगे, दूसरी को दूसरी से घटाएंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, रूट करेंगे, जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए आ गया ना, सेकेंडों में आंसर आ गया, 20 सेकंड 30 सेकंड लगा होगा मुश्किल, तो इतना हमको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये 2 नंबर में पूछेगा, शॉर्ट में तब हम इतना ताम झाम करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा कोई ताम झाम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको सोल्व करके यहाँ पर दिखाना नहीं है। ऐसा तो रहेगा आपको सोल्व करके दिखाइएगा तो 1 नंबर रहेगा तो 2 नंबर मिल जाएगा, या मोदी जी आकर के मेडल दे देगा, ऐसा कोई बात तो नहीं। 1 नंबर मिलेगा, चाहे ऐसे बनाइए ऐसे बनाइए, लेकिन अंतर है कि ऐसे बनाइएगा तो समय बचेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, जब इसका कॉन्सेप्ट आप देखिएगा, ये रेखा मान लीजिए इसको एल है, ये एम है, ये मान लीजिए पी। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर चर्चा कीजिए। ये मान लीजिए कोई समांतर रेखा एल एम, अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है पी, यहाँ भी एंगल बना, यहाँ भी एंगल बना, यहाँ बना, यहाँ बना, बहुत तरह का एंगल बनेगा, 1 2 3 4 5 7 8, हम बहुत तरह का एंगल का नाम दे दी, है ना। अब जब एक ही ओर बनेगा, देखिए अलग अलग, यहाँ पर देखिए ज्यादा एंगल बनने के कारण जो है कि दिखाई नहीं पड़ रहा सही से, ये एक ही ओर है ना, एक ही ओर का अंतः कोण है, और एक ही ओर का अंतः कोणों का योग जो है, इन दोनों का जो योग होता है, मान लीजिए इसको एक्स, इसको वाई, एक्स प्लस कौन वाई बराबर 180। ये कॉन्सेप्ट होता है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है बाबू, 180 डिग्री होता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो एक ही ओर के अंतः कोण, ये दोनों का योग कितना होगा जी बाबूजी, 3D+5 प्लस 2D प्लस 20 डिग्री बराबर कितना होगा, 180। सर 180 कहाँ से आया? सर अभी तो आप बताए थे कि जब एक ही ओर जब कोण बनेगा तो उन दोनों कोणों का योग जो है 180 के बराबर होता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरम है ना। उसके अलावा अब मान लीजिए, अब ये कोण, ये कोण ऊपर जिस तरह से ऊपर बना हुआ उसी तरह से यहाँ भी इसके ऊपर बना हुआ, तो ये दोनों कोण का नाम हो गया आपका संगत कोण, और ये दोनों आपको आपस में बराबर होता है। कभी कभी सवाल ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, इसका मान दे दिया, मान लो 3x+5 दे दिया 2x+10, कहेगा x का मान ज्ञात करें, तो हम बोलते हैं कि सर ये कोण और ये कोण क्या है, ये संगत है, क्योंकि इस लकीर के ऊपर ये भी कोण बना है, इस लकीर के ऊपर ये, जो गुण इसमें है वही गुण उसमें, वही ना होता है संगत, है ना, कि उसके उसके तुलना में ये उसके बराबर है, तो वही तो हो गया संगत, और जो संगत होगा वो आपस में बराबर होगा, तो हम बोलेंगे 2x+10 डिग्री बराबर 3x+5 डिग्री। अब x को x के साथ रखिए, डिग्री को डिग्री के साथ रखिए, यहाँ से x का मान निकलेगा। कई तरह का प्रश्न पूछ, तो ये संगत कौन हो गया आपका, है ना। अब देखिए, अब ये कोण और ये कोण कोना कोनी वाला कोण है ना, तो ये एकांतर कोण हो, और एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ये भी आपको रटना पड़ेगा। चलिए अब इस सवाल को जरा बनाने का प्रयास कीजिए, 3D+2D 5D, ठीक है, प्लस 50+20 आपका हो जाएगा 70 बराबर 180 डिग्री, 5D बराबर 180, ये प्लस में 70 है, उधर जाएगा -70, तो 5D बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा, और D बराबर 110 डिग्री होगा, ये 5 गुना में इधर आएगा बटे में, तो 22×5 110 डिग्री, यानी कि D बराबर 22 डिग्री आपका आंसर हो गया। D का मान कितना हो गया बाबू रे, 22 डिग्री आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग बात करेंगे, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात 4:9। सबसे पहले हम लोग जानेंगे समरूप है क्या, त्रिभुज समरूप कब होता है, क्या कंडीशन हो। दो त्रिभुज समरूप, समरूप जिसका रूप छोटा बड़ा हो सकता, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन रूप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज, अब यहाँ वृत्त देंगे, तो क्या ये सेम रूप है? सर इसका तो दोनों का रूप तो अलग अलग है, बिल्कुल समरूप नहीं है। अब हम ये त्रिभुज दे दिए और ये भी त्रिभुज दे दिए, सर समरूप है? बिल्कुल समरूप, क्योंकि रूप तो एक के ऐसा है ना। अगर दो त्रिभुज समरूप, समरूप होने का शर्त होता है ए बी त्रिभुज आर, उनका संगत कोण बराबर होता, जितना ये होगा उतना ये, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, है ना। संगत कोण बराबर, अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30, अगर ये 45 ये भी 45, समझ में आया। और उसके संगत भुजा समानुपाती होता है। संगत भुजा मतलब क्या, ए बी बटे ए बी का संगत भुजा, इस टाइप का ये, इस साइड का बीसी का संगत भुजा ये, एसी का संगत भुजा
ना। तो ये संगत भुजा बराबर है, ठीक है, संगत कोण बराबर है तो है त्रिभुज। लेकिन वहां पहले से बोल दिया कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजा, तो कहने का मतलब पहले से वो त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर पहले से त्रिभुज है तो चलिए, इसका कॉन्सेप्ट होता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट एरिया ऑफ त्रिभुज दो त्रिभुज समरूप के भुजाओं, तो भुजा होता मान लीजिए भुजा 1 बट भुजा 2 इसके स्क्वायर के वर्ग के बराबर होता है ना, स्क्वायर वर्ग के बराबर होता। अब उसकी संगत भुजा का अनुपात कितना दिया, 4:9, यहाँ लिखिए 4/9, स्क्वायर कर दीजिए, 4×16 बटे 3×9, 16 अनुपात, तो वही करा। इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या निकला, 16:9 आपका, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे 10वां सवाल पर बात करते हैं। इसमें कह रहा है शून्यकों का योग ज्ञात करें। इसी शून्यकों का योग को हम लोग कहते हैं जी तो का योग, शून्यकों का योग बोलिए, मूलों का योग बोलिए, या फिर इसी को अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, सांकेतिक रूप में लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इसका सूत्र होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल पूछे, शून्यकों का गुणनफल पूछे तो c/a फार्मूला होता है। और एक फार्मूला जानिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये भी खूब पूछता है। इसको सोल्व करने का तरीका, एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा खत्म, बीटा गुना 1, बीटा 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 खत्म, अल्फा गुना अल्फा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, अभी फार्मूला पढ़ा है, या बीटा प्लस अल्फा रहे या अल्फा प्लस बीटा रहे, तो भी -b/a, अल्फा इंटू बीटा, c/a, ए खट गया, -b/c। कहने का मतलब है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के बदले तो डायरेक्ट फार्मूला क्या यूज करेंगे, -b/c। ये तीनों फार्मूला अगर याद है, यहाँ से आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव से इन रहेगा ही, 1 नंबर समझ जाइए आपको मिल गया। ठीक है, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उल्टा करके आपको पता चल जाएगा कि क्या हम सही बोल या नहीं। 3x² -7x+4 में का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के लिए -b और a चाहिए। चलिए, जो x² के साथ रहता है वह a होता है, यानी कि 3 हो गया, b का मान -7 हो गया, 4 हो गया, अल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस बी के बदले क्या दिया हुआ है यहाँ, -7। देखिए ये माइनस कहाँ से आया बाबू रे, सर ये तो माइनस सूत्र से होता है कि -b/a, फिर ये माइनस कहाँ से आया, अरे b का मान तो -7 के रूप में दिया है। ठीक है, a का मान कितना है जी 3, माइनस माइनस प्लस 7/3, आंसर क्या हो गया जी, 7/3 हो गया। ठीक है, चलिए 10 तक हम सवाल कर चुके हैं, शायद और 5 सवाल है, कर ही देते हैं, आसान सब सवाल है। ठीक है, खास टाइम नहीं हुआ है, मात्र 23 मिनट हुआ है, अच्छा 23 मिनट ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो चलिए और 5 सवाल 5-7 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, एकदम वीडियो पर बने रहिएगा, ठीक है, मज़ा आएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी आपको कई सारे प्रैक्टिस करने के लिए सवाल ग्रुप में दिया जाएगा। ठीक है, आइए, x² -9 = 0 का हल बताना है, कुछ नहीं करना है, गिवन लिखने का तरीका, जो चीज़ दिया गया है यही ना दिया गया है जी, x² -9 = 0, कुछ नहीं करना, x², ये माइनस से उधर जाएगा प्लस, 0 + 9, x² = 9। ठीक है, आइए x बराबर, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा 9, प्लस माइनस, x बराबर प्लस माइनस, कहने का मतलब है x बराबर 3, x बराबर -3। इसी को आपको ऐसा लिखने के लिए कभी कभी ऐसा ही ब्रैकेट के तौर पर भी दिया रहेगा ऑब्जेक्टिव में, ऑप्शन में। ठीक है, जैसे बनाना है आपको बना। ठीक है, नेक्स्ट, वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या मतलब r गिवन दिया गया है, r बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या को r द्वारा सूचित करते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग रेडियस, r दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल मांग रहा है, क्या मांग रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए जरा गौर कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, का क्षेत्रफल होता है आपका πr², और बच्चा बच्चा को पता होता है बाय का मान 22/7 होता है, या फिर अगर इसी को भाग दीजिएगा 0.14 आएगा, रटना नहीं, इसको भाग दीजिए ना, 3.14 आएगा। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर का मान स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा।
स्क्वायर है तो 2 बार लिखिए, 7 गुना, बहुत बच्चा यहाँ डायरेक्ट ही करेगा, 7 सत्ते 49, नहीं जानते हैं चीज आगे कटवे करेगा, काहे को 49 कटाएंगे, हो गया। 7 दूना 14 की 4 हाथ मेरा 1, 7 दूना 14 1 15। अगर बात हो क्षेत्रफल का तो हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर में होता है। अगर सेंटीमीटर दिया रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, शायद सेंटीमीटर ही दिया है, अगर मीटर में रहता तो मीटर स्क्वायर होता, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में ही आता है। आयतन हमेशा क्यूब के फॉर्म में ही आता है, क्योंकि आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होता है। सबसे पहले 1440 को अभाज्य गुणनखंड के तौर पर हम लोग इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे 2 से, 7 दूना 20 दूना 40, 2 फिर 36 दूना 72, 2 से 18 दूना, फिर 2 से 90 दूना 18, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15 तिया 45, 3 बचे 15। हमको देखना है, किसी को नहीं, सिर्फ देखना है 2 का अधिकतम घात कितना होता है। 1 2 4 5, 2 पर पावर 5 गुना बचा कितना, 3 पर पावर 2 गुना 5, है ना। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब हमको जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बाबू, 2 का अधिकतम घात, 2 पर मैक्सिमम घात कितना है जी, 5 है। का जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब करा द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें, क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो शून्य ज्ञात कैसे होगा, जरा सा गौर कीजिएगा बाबू, ठीक है। गिवन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, सबसे पहले इसका शून्यक निकालने के लिए बराबर शून्य कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ये गुणनखंड के तौर पर आ गया, ठीक है, खंड के तौर पर आया तो कह रहा है फर्स्ट और अंतिम ना करेंगे, 6 18, ठीक है। अब 18 होगी, अब बीच वाला को पुराना है, बीच वाला को पुराना है, उठा के बोल दीजिए बीच होना, तो बीच वाला पुराना है, 6 18, 6 18, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे, दो क्या, देखिए कितना पुराना है, 7 पुराना है ना। क्या करना है, 7 पुराना है, तो 3 या 9, 9 में से 2 गया 7, तो लिखेंगे 6x माइनस एक्स प्लस, तब ना बचेगा यहाँ -7, तब चिन्ह भी पुराना है, यहाँ -3 बराबर 0। अब इन दोनों क्या है बाबू, 3x कॉमन ले लिए, 3 दूना 6, अब जो कॉमन लिए हैं उसको ऊपर वाला से भाग लगाते हैं, 3 दूनी 6, 2x माइनस 3 तिया 3 प्लस, कुछ नहीं करना, जो चीज़ यहाँ वही चीज़ यहाँ आएगा ही, ये फिक्स, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। अब बताइए इसमें नहीं कुछ तो होगा एक, अब 2x माइनस, इसमें भी है 2x माइनस, 2x माइनस ले लिए, अब बचा यहाँ क्या, 3x प्लस 1 बराबर जी। कहने का मतलब है इतना, अगर मान लीजिए a गुना b बराबर 0 है तो श्योर है कि a का भी मान 0 होगा और b का भी मान 0 होगा, तभी तो a गुना b बराबर टोटल 0 होगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब इसका मान, इसका भी मान 0 होगा, इसका भी मान 0 होगा, तब ना टोटल 0 हुआ होगा। तो पहला के लिए 0 लीजिए, 3x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस 3 x बराबर 3, ये 2 गुना में इधर आएगा बट्टे में, एक ये आंसर, और दूसरा 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -3, बोलो कहीं कोई दिक्कत, ये दोनों सवाल, दोनों का आंसर आपका निकल चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट को बात करते हैं, 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात, इवेंट लिखने का तरीका, a बराबर कितना हो, सबसे पहले एपी में क्या दिया गया है, एपी दिया गया है बाबू रे 2 7 12 डॉट डॉट, तो जो एपी होता है वो पहला पद ए होता है, ए का मान हो गया 2, और डी अंतर कितना है, 7 में से 2 क्या 5, 12 में से 7 क्या 5, सबका डिफरेंस समान है, लिख दिए। और कह रहा है 10वां पद ज्ञात, तो ए 10 मांग रहा है, ए 10 का फॉर्मूला होता है उससे एक कम, और डी सटा दीजिए, एक 11 बोलता तो ए प्लस 10 डी, तो ए का मान है कितना बाबू रे 10, डी का मान कितना है बाबू रे 5, अब बचे 45 प्लस 2, 43 इसका आंसर होगा। यहाँ पर आपका टोटल हम लोग जो सवाल खत्म किए 15 सवाल खत्म कर चुके। अब इसी में आपको निकालना है ए 6वां पद, बताइए ए 6वां पद क्या हो,
देखिए आपको पहला, दूसरा, तीसरा पद तो पता ही, चौथा, पांचवा, छठा, आपको छठा पद पता करना है। और छठा पद A6 निकाल करके आप कमेंट कर दीजिए, तब हमको पता चलेगा कि आप वीडियो को पूरा देखें ही नहीं देखें। अगर जवाब आया तो हम समझ जाएंगे आप शुरू से तक वीडियो को देख। अगर जवाब नहीं आया तो ये हम उम्मीद करेंगे आप वीडियो को नहीं देखें, या फिर हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि आप नहीं समझे हैं। अगर समझे होंगे तो आपका जवाब आना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, अब इस नंबर पर आप कॉल कर देंगे। इस नंबर पर आप क्या करेंगे, अपना नाम और जिला का नाम लिख के क्या कर देंगे बाबू रे, कॉल कर देंगे, ठीक है। नाम, जिला और साथ ही साथ क्लास भी लिख दीजिएगा तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। ताकि व्हाट्सएप से जुड़िएगा तो इसमें आपको कई तरह का क्वेश्चन और नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना तक ही रहने देते हैं। जो हमारे साथ नए जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहेंगे कि हम लोग चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर अवश्य कीजिएगा। आप तमाम विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।